माइंड ब्रेन का एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 से 1 सीट का अनुमान है। अमूमन अभी तक जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को 0 से 1 या 0 से 2 सीटें जाती हुई अनुमानित नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ माइंड ब्रेन के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को शानदार बढ़त 44 से 49 सीटों का अनुमान, तो बीजेपी 21 से 25 सीटों पर सिमटती हुई अनुमानित नजर आ रही है और कांग्रेस को 0 से 1 सीट का अनुमान माइंड ब्रेन के इस एग्जिट पोल में फिलहाल नजर आ रहा है। इसके साथ ही बाकी एजेंसीज की तरफ से भी एग्जिट पोल के नंबर्स सामने रख दिए गए हैं और वहां पर कहीं पर बीजेपी कांग्रेस को 0 से 1, 0 से 2, बीजेपी आम आदमी पार्टी में टक्कर, तो कहीं पर बीजेपी को बढ़त और एक इस पोल में माइंड ब्रेन में जहां पर आम आदमी पार्टी को एक मजबूत बढ़त एग्जिट पोल में मिलती हुई नजर आ रही है। रमनीश वत्स जी, आम आदमी पार्टी को यहां पर तो कम से कम एक मजबूत स्थिति में दिखा रहा है माइंड ब्रेन। चलो अच्छा है, कम से कम कहीं से भी तो कुछ आस दिख रही है ना अरविंद केजरीवाल जी को, दिखना भी चाहिए और मुझे लगता है थोड़ा सा तो खुशी होनी भी चाहिए ना। देखिए आखिर 12 साल सत्ता में रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, अब भले ही विदाई अब उनकी होनी जा रही है, बिल्कुल सुनिश्चित है, लेकिन हाँ थोड़े देर के लिए ही सही कम से कम खुशी होनी चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि देखिए आम आदमी का पाप जो जिस तरह से हमने 12 साल में देखा है, मुझे लगता है उसका अब अंत हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं ये 12% जो मुस्लिमों का जो वोट है, अमानतुल्लाह खां, ताहिर हुसैन जैसे लोगों के आसरे चल रहे थे, लेकिन इस बार किलाभेदी जो है इन्हीं का जो इंडिया अलायंस का ही एक सबसे बड़ा घटक है कांग्रेस पार्टी, वह भी इसके बीच में आमने सामने आ गई। पहले तो भारतीय जनता पार्टी से इनका मुकाबला हो रहा था, अब सीधे कांग्रेस तो से भी इसका मुकाबला है। मेरा हाँ बिल्कुल, मुस्लिम वोट बढ़ रहे हैं 12% तो 2011 के अनुसार आंकड़े के अनुसार था। आज जो है मुझे लगता है कि 14 से 16% मुस्लिम वोटर कम से कम होंगे दिल्ली में। और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी जिसको अमानतुल्लाह खां काफी पोषित भी करते हैं, उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड और सब कुछ मुहैया भी करवाते हैं। मुस्लिमों का उनका भले ही वोट चला जाए, देखा है कि मुस्लिम उसी दल को वोट करता है जो बीजेपी को हराने का मादा रखता है जी। इस बार ये बट गया होगा, ऐसा कैसे लग रहा है आपको? इस बार देखिए कहीं खास करके आप देखिए कि राहुल गांधी जी सबसे पहले चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं सीलमपुर, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके बाद फिर उन्होंने देखिए एक सगुफा छोड़ देते हैं कि महाकुंभ में जाने से क्या गरीबी मिट जाएगी। कौन कहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सबसे बड़े मठाधीश जो बैठे हैं अध्यक्ष के रूप में, उनका टारगेट जो है सीधा हिंदुओं से। अगर कोई करता है तो दिक्कत है, क्या है? देखिए ये टारगेट ही तो है। ज्यादा दिक्कत किस तरह? पूर्णिमा जी ये टारगेट करने का प्रयास ही तो है, आपको भूलना नहीं चाहिए। तो लेकिन इन्हीं के बेटे प्रियांक खड़गे ने कुष्ठ रोग बताया था सनातन धर्म को। बीजेपी का क्या कोर हिंदुत्व वोट बैंक नहीं है? बिल्कुल है, होना भी चाहिए, है और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा? तो फिर एक मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कांग्रेस के, आपको एनसीपी की मदद क्यों लेनी पड़ी? अजीत पवार की मदद क्यों लेनी पड़ी आपको? देखिए अजीत पवार आज भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के इसलिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं नहीं उनके साथ। देखिए सबसे बड़ी बात, अजीत पवार जो पहले थे क्या थे उनके नहीं, उनका बदलाव अब तो कम से कम मतलब हृदय परिवर्तन तो बिल्कुल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आप बताइए कि उनके ऊपर क्या आरोप है। उसके बाद फिर बात करते हैं आज की। आज देखिए आज मुझे लगता है अदिति समझने की जरूरत है। बटोगे कटोगे ये इतिहास बताता है कि आज यदि सेफ रहना ही है ना, तो सबसे बड़ी चीज है कि एक रहना होगा। यदि हम एक नहीं रहेंगे, इसका हालांकि हमने देख लिया ना कि हरियाणा में आपने देखा कि किस तरह के चुनाव जो परिणाम आए वो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसका परिणाम एक बात बताइए, किस बुनियाद पर मुस्लिम वोट में शार्प डिवाइड आपको कैसे लग रहा है? मुस्लिम वोट में शार्प डिवाइड आपको कैसे उम्मीद है? 2019 की बात का कोई राज्य का इलेक्शन मेरे को बताइए जहां इस तरह से बंटवारा हुआ वोटों में। मुस्लिमों ने उसी पैटर्न पर वोट किया, जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ हैं। कोई विचारधारा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, एक लाइन। तीन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और फिर आप एमआईएम भी जोड़ लीजिए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिमों ने एक ही पैटर्न पे वोट किया। यूपी का विधानसभा हो, अभी हाल का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, महाराष्ट्र की बात कीजिए, आप इसके पहले हरियाणा की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए। लेकिन आयुष ये जो कह रहे हैं इसका एक और मतलब है, आप सोच समझ के कह रहे होंगे, आई एम श्योर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी केवल हिंदुत्व वोट बैंक पे ही जीत पाती है,
विकास पे नहीं जीत पा रही है, जातियों पे नहीं जीत पा रही है। आप सब ये कह रहे हैं कि जब तक अदिति, पोलराइज नहीं होगा बीजेपी नहीं जीत पाती है। आपकी बातों का वो भी मतलब है। नहीं अदिति, सबसे पहले आप ये इस बात को कैसे आप ले जा सकते हैं? सर, आपने आज यदि कहा 2000 नहीं मेरा कहने का मतलब 2014 से लेकर के आज यदि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, उसका एक ही मात्र एक है, वो है संकल्प है, वो है विकास का संकल्प। विकास का ही सबसे बड़ा मंत्र है। आप देखिए ना कि आज 8,500 का मैंने जैसा कि पहले कहा वायदा किया था ना, तमाम वायदे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, हिमाचल में भी वायदे किए। आप देखिए हिमाचल की हालात क्या है, हजारों करोड़ का जो घाटे में चल रही है। आप देखिए कि वहां पे उनका आंध्रा में, कर्नाटका में आप देखिए कि क्या हालत है। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करती है उस पर खड़े उतरती है। आम आदमी पार्टी जैसे हम संजीवनी योजना की बात करें, लेकिन ये कहती बीजेपी भी है। धनंजय गिरी इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हैं। सेठी साहब फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। धनंजय गिरी साहब, जो अभी फिलहाल सुपर एग्जिट पोल और बाकी एजेंसीज के नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत जगह गुड न्यूज बीजेपी के लिए है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए जो अनुमानित नतीजे हैं, क्या बीजेपी के सर्वे बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट से मेल खाते हैं? ऊपर नीचे हो सकता है सर, 5-10, 2-5, लेकिन क्या कहते हैं? पूर्णिमा जी, लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। इस चुनाव में भाग लेने वाले सभी जनता, महान जनता को धन्यवाद, आभार। और हम सबका, मीडिया के और राजनीतिक लोगों का सबका दायित्व है कि अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो, पार्टिसिपेशन और बढ़े, इसकी कल्पना हम इसको और कामना करते हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में एक चीज तय है कि केजरीवाल जी के कॉस्ट्यूम पहनकर सादगी के ढोंग करने की राजनीति का अंत हो गया है। दिल्ली बहुत दिनों से त्राहिमाम कर रही थी, बोतल और बूटी और सड़कें टूटी, इससे मुक्ति पाने के लिए दिल्ली का प्रयास जो था वो आज सार्थक हुआ। और जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं, एग्जिट पोल जो आप दिखा रही हैं, एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट इससे बेहतर आएंगे, बेहतरीन आएंगे। जनता का आशीर्वाद हमें भर भर कर मिल रहा है। और ये आपको लगातार, आप लोग कार्यकर्ता जो हम लोग सड़कों पे हैं, बूथों पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है। और जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें पाई थी, लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें पाई थी, 70 में 67, 70 में 63, वो पार्टी अगर ये कह रही है कि भाई हम मशीनों में ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये हाशिए का हाहाकार है, हार की पुकार उनको सुनाई दे रही है। नतीजे चूंकि आपको सामने आएंगे और एग्जिट पोल जिस तरीके से पहले हरियाणा चुनाव को देखते हुए हमने देखा है, एग्जिट पोल कुछ और कह रहा था, नतीजे कुछ और कह रहे थे, तो मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। पवन शर्मा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्टेड है, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्टेड है। पवन जी, ये जो आंकड़े इस समय जो नजर आ रहे हैं, कम से कम एग्जिट पोल में, ये जाहिर है ये चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि कोई पार्टी अगर 8 से खिसक कर 25 तक भी पहुंच जाए तो ये खतरे की घंटी है सर आपके लिए। पवन जी, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, 2015 में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट मिली थी? जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, 2015 में आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल कितनी सीट मिल दिखा रहे थे? आम आदमी पार्टी को 22 सीट दिखा रहे थे। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 31 सीट दिखा रहे थे। कितनी सीट आई? 67 सीट आई, 62 सीट आई। आम आदमी पार्टी का पूरा आप चुनाव कैंपेन देखिएगा, जहां आम आदमी पार्टी लोगों के काम की बात कर रही थी, 10 साल के काम की बात कर रही थी, आगामी चुनाव में, आगामी समय 5 साल में क्या करेंगे उसकी बात कर रही थी, महिला सम्मान की बात हमने की, पुजारी ग्रंथियों के सम्मान की हमने बात करी, पूर्वांचलियों के सम्मान की हमने बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ नेगेटिव राजनीति कर रहे थे, ये सिर्फ गाली गलौज की बात कर रहे थे, सारी सुविधाओं को रोकने की बात कर रहे थे। और दिल्ली का इतिहास रहा है, दिल्ली ने हमेशा से पॉजिटिव राजनीति को आगे रखा है, भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव पॉलिटिक्स को, बीजेपी को हमेशा पीछे रखा है। तो यही वजह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बौखला के सीटें अनुमानित है आपके हिसाब से? महिलाओं को गाली देना, 62 पे थे आप, 67 to 62 आप आए, इस बार क्या है, क्या आंकड़ा लग रहा है आपको? देखिए, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की किस्मत अपनी ईवीएम में कैद कर दी है, लेकिन बात इस बात की है कि किस पार्टी ने कैसा चुनाव कैंपेन किया जिसपे कि दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई। भी तो आम आदमी पार्टी का कैंपेन पॉजिटिव रहा, भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट में कैंपेन नेगेटिव रहा। देखिए, हमारा अनुमान ये है कि सरकार कंफर्टेबल बन रही है और दिल्ली के लोगों का जो भरोसा प्यार था बढ़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हताशा निराशा इस वजह से दिख रही है कि जब जब चुनाव भाजपा हारी है, इन्होंने नेगेटिव कैंपेन किया है,
सारी पार्टियों को गालियां दी हैं, गंदी राजनीति करी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, डराना ऑन कैमरा, इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे धमकाना भारतीय जनता पार्टी की हताशा थी, निराशा थी, चुनाव हारने का इनका डर था और भाजपा दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, इसका सबूत था। आम आदमी पार्टी ने हमेशा से दिल्ली के अंदर पॉजिटिव राजनीति करी है, दिल्ली के लोगों के लिए काम की बात करी है। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कहा है कि हमने 10 साल में काम किए हों तो हमको वोट देना है, मत पवन जी ऐसा तो नहीं हुआ कि जो बीजेपी का नेताओं ने अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ गालियां दी। पवन जी ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का जो कैंपेन था झुग्गी झोपड़ियों वाला, जहां पर वो 8 महीने से जाकर रह रहे थे, समय बिता रहे थे, उसमें आपके वोट बैंक में सेंधमारी हो गई? देखिए मुझे लगता है कोई सेंधमारी नहीं रही। भाजपा के लोगों की चाल दिल्ली के लोग समझ गए थे। भाजपा के लोग झुग्गी में जाते थे कि ये सर्वे करने जाते थे किस झुग्गी को उजाड़ना है, वहां कुछ महीने बाद बिल्डोजर भेज देते थे और अपने बड़े बड़े लोगों के लिए जमीन खोजने की कोशिश करते थे। इनकी साजिश को दिल्ली के लोग, झुग्गी वाले लोग समझ गए, उनको भरोसा था अरविंद केजरीवाल जी पे। भाई झुग्गी वालों का जीवन कैसे ठीक किया? अरविंद केजरीवाल जी ठीक किया, उनके बच्चों को शिक्षा दी, उनके हेल्थ का ख्याल रखा, तमाम सारे काम किए वो अरविंद केजरीवाल जी। धनंजय जी जल्दी से जवाब देंगे, क्योंकि अगर पवन जी की बात का एक क्रक्स निकाला जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सारी साजिश करने वाले, सब कुछ खराब करने वाले, सब झूठ बोलने वाले, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी वाले हैं। और जाहिर है एक आरोप तो आपके ऊपर लगता ही रहा है कि संसाधनों का दुरुपयोग तो आप लोग करते ही हैं। पूर्णिमा जी मैं उनके बीच में नहीं बोला और इतनी तमीज की उनसे भी अपेक्षा करता हूं। हजारों झूठ वो आंखें मिलाकर बोल लेता, मुझे हैरत है, उसे जरा भी हैरत नहीं होती। ये झूठ बोलने का ऐसा मास्टरपीस, और पता नहीं कहेंगे कोई क्रैश कोर्स कराया जाता है, कोई ट्रेनिंग कराई जाती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। आप बताइए, जिसने कहा सारी संसद चोर है वो आदमी कहता है कि गाली गलौज की पॉलिटिक्स करते हैं। जिसने केजरीवाल ने गाली देने के लिए सांसदों से किससे माफी मांगी, लिख के माफी मांगा है कोर्ट में, गडकरी जी से मांगा, स्वर्गीय अरुण जेटली से मांगा, आप उसके बाद आपने कपिल सिब्बल से मांगा, लिखित माफीनामा है। भारत नहीं, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा। ये बेशर्मी की इंतहा, जो राजनीति को साफ करने आए थे, इतना गंदा करेंगे राजनीति को, इतना काला अध्याय है राजनीति, केजरीवाल राजनीति का वो काला अध्याय है जो जितना जल्दी समाप्त हो। दिल्ली कर रही है बकस दो केजरीवाल, बकस दो केजरीवाल। ये चुनाव के बाद पॉजिटिव बातें नहीं कर सकते। 550 भाई साहब सुन लो, चुनाव खत्म हो गए, 550 स्कूलों में। आप चिंता मत रहिए, आप रिलैक्स होइए, आराम कीजिए, पानी पीजिए और पॉजिटिव नहीं दे रहे हैं 12 विश्वविद्यालय। भाई हम इस देश में, भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और आप इतिहास कर रहे थे। आप इतिहास हो गए, आपको पता ही नहीं है कि आप इतिहास हो गए। 3 दिन बाद रिजल्ट आएंगे, आप इतिहास हो जाएंगे। तो नंबर्स अपने भी दे दीजिए फिर धनंजय जी, नंबर्स फिर अपने भी दे दीजिए। अगर ये इतिहास हो रहे हैं तो जरा अपना भी भूगोल समझा दीजिए। पूर्णिमा जी, मैं अरविंद केजरीवाल जैसा महान नहीं हूं कि इसके एक कान में सीबीआई आकर बताती हो, दूसरे कान में आकर आईबी बताती हो, और तीसरे दिन लिख के बताते हो, और चौथे दिन कहते हो कि मैंने जेल में रहकर गीता पढ़ी। अच्छा धनंजय जी, एक बात तो आप मानेंगे, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आपको पूरी तरीके से हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी अरविंद केजरीवाल के सामने, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ऐसा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कभी नहीं लड़ा, जिस तरह की मेहनत, और हर मोर्चे पर आपको यह तक कहना पड़ा कि हम अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। अदिति जी, राजनीति के सबसे निचले और छिछले स्तर पर खड़े अरविंद केजरीवाल से, अगर वो इतने निचले और छिछले स्तर की राजनीति भारत नहीं शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई हो, जो सामने से खड़ा होकर झूठ बोल सकता हो, जो सुबह एक झूठ सुबह शाम करे हो, तुम ऐसे दोस्तों के दुश्मन को। पर धनंजय जी, आपने भी तो वही किया जो केजरीवाल साहब ने किया 10 साल, फ्री बीज। आपने अलग क्या किया? फिर आप क्यों कोस रहे उनको? हमने एक के साथ एक फ्री नहीं बांटा, हमने दारू का धंधा नहीं किया। दुनिया में पहला शिक्षा मंत्री है जो शराब के केस में जेल गया। आपने एक शिक्षा मंत्री दुनिया बता दीजिए जो शराब बेचने में जेल गया। शराब बेचने में शिक्षा मंत्री का जेल जाना और शिक्षा के मॉडल को दुनिया में आगे बताना, ऐसी बेशर्मी और ऐसी बेहयाई। एक प्रतिक्रिया मुझे सेठी साहब से लेने दीजिए, फिर ब्रेक ले मुझे, क्योंकि जल्दी से जाना है।
सेठी साहब ये तू मैं तो चलती रहेगी, आज वोटिंग हो गई उसके बाद भी चलती रहेगी और 8 तारीख को सब कहेंगे अच्छा हाँ हम अच्छा कर सकते थे, जो भी वो XYZ पार्टी रहे। लेकिन जनता तो मूड भाप पाई है ना, किसका क्या क्या इंटेंशन, क्या डबल इंजन की सरकार वाला जो बात कही गई बीजेपी की तरफ से, लगता है वो इम्पैक्ट करेगी उनको, खास तौर पर जब सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी और घोषणाएं की गई कि ये भी मुफ्त मिलेगा वो भी मुफ्त मिलेगा, सब कुछ देखिए जनता बहुत समझदार है और फाइनल जो डिसीजन है वो जनता ने लेना है और जनता का मैंडेट ही आगे आके जीत दिलाएगा, चाहे आम आदमी को दिलाता है चाहे बीजेपी को दिलाता है, वो एक 8 तारीख को उसके नतीजे आ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये कोई भी राजनीतिक पार्टी है, पूरे संसार के अंदर जो राजनीति होती है वो मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार पर होती है, डेवलपमेंट के आधार पर होती है, प्रोग्रेस के आधार पर होती है, एजुकेशन के नाम पर होती है, हेल्थ के नाम पर होती है, रोजगार के नाम पर होती है, महंगाई के नाम पर होती है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर होती है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर पूरी तरह से विफल रही है। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, बात को खुद इन तरह की चीजें, मगर ये चीजें जनता बड़ी समझदार होती है, हमें उन चीजों से एतराज नहीं है। जनता बड़ी समझदार होती है सर, नहीं हमें उन अगर जनता समझदार होती तो तीसरा टर्म फिर इस सरकार को नहीं देती जो बार बार फेल होती रही। नहीं मैं कह रहा हूँ अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट सर, जनता अगर समझदार है, जो धार्मिक आस्थाएं अगर कौन नहीं करता बताइए, उससे हमें कोई मुस्लिम एतराज वोट बैंक नहीं की है। राजनीति कौन सी पार्टी नहीं करती बताइए, हिंदू वोट बैंक की राजनीति कौन सी पार्टी नहीं करती बताइए, मंदिर कौन नहीं जाता बताइए, जनेऊ कौन धारण नहीं करता बताइए, मुझे बताइए ना कौन नहीं करता बताइए। हर कोई अपने हिसाब से, समय जरूरत काल परिस्थिति खंड के हिसाब से। जल्दी से धनंजय जी जल्दी से। पूर्णिमा जी, इस देश में इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने वालों की जब गली होने लगी, राजनीति की संकरी होने लगी गली, तो याद आने लगे बजरंग बली। तब ये बजरंग बली की तरफ याद आए जिन्होंने 3 साढ़े 3 साल मस्जिदों मौलवियों को पैसे दिए, वो कहे कि नहीं हम पुजारियों को भी देंगे, हम ग्रंथियों को भी देंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। सनातन संस्कृति का सूर्योदय जब से हो रहा है तब से जनेऊ के कोट के ऊपर जनेऊ भी पहना जा रहा है। और हिंदू मुसलमान ईसाई कहने में कोई बुराई नहीं मेरे भाई, लेकिन सिर्फ मुसलमान मुल्क के ऊपर मुसलमान। इस पर पवन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन पवन जी विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। वापस चर्चा की तरफ फौरन हम लौटेंगे। साथ ही आपके सामने लगातार नंबर्स हैं, जो एग्जिट पोल और फिर उसके बाद सुपर एग्जिट पोल, उसका एवरेज आपके सामने होगा, जो संकेत देगा 8 तारीख की तस्वीर का।